हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हेमास जेआरएफ मंत्रा पे। और मैं हूं मिसेस हेमा सोनी। आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो नेट का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का जेआरएफ हुआ है उनको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, और जिन बच्चों का नेट हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और उनके अलावा जिन बच्चों का नेट जेआरएफ नहीं हो पाया है, जो कुछ मार्क्स से रह गए, उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिसंबर में आप लोग 100% जेआरएफ करने वाले हो। नेट का नहीं बोल रही मैं, आप जेआरएफ करने वाले हो। ठीक है, और जेआरएफ करके आप फिर पीएचडी की साइड जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे शोध करोगे और उन रिसर्च को करके जो है आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, हो सकता है हम लोग साथ में ही बढ़ जाएं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नेट नहीं भी हुआ है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास मल्टीपल अटेम्प्ट है, ऐसा तो है ही नहीं ना कि अटेम्प्ट जो है हमारे पास लिमिटेड है। यूपीएससी की तरह 4 अटेम्प्ट दिए उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लाइफ खराब हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। नेट के एक तो सबसे खास बात नेट की है कि इसके अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा अगर हम 1 या 2 अटेम्प्ट अगर में नहीं कर पाते ना, उसके बाद जो पूरा सिलेबस होता है ना वो बिल्कुल यूज हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि टिप्स पे याद हो जाता है। और उसके बाद नेट होना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका नेट नहीं हुआ है या जेआरएफ नहीं हुआ है तो अगली बार पक्का आपका हो जाएगा। ठीक है, आपने मेहनत की ना, आप उस रेस के अंदर है, जीतने वाली रेस के अंदर। आप हारने वाली रेस में नहीं है। हारने वाली रेस में वो है जो ऐसे ही बैठे रहते हैं, जो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, जो ऐसे ही बस पैसे खराब करें अपने माँ बाप के। आप उस रेस में नहीं हो। ठीक है, आप उस रेस में हो जिस रेस में हम जीतने वाले। एक ना एक दिन अवश्य हमको सफलता मिलने वाली। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, हिंदी के भाषिक स्वरूप के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम कर चुके हैं। ये टॉपिक हमारा फर्स्ट क्लास के अंदर हो ही चुका है। उसके अलावा फिर हम ये भी कर चुके हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ये हमारा सेकंड क्लास के अंदर जो है वो हो चुका है। और हिंदी का विविध रूप इसी के साथ हमने किया ही था। आज हमारी क्लास रहेगी हिंदी के भाषिक स्वरूप पे, जो हमारी थर्ड क्लास है। और इसमें हिंदी की स्वनिम व्यवस्था जो है वो हम पढ़ने वाले। खंड और खंडेतर जो है हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार है। और खंडे खंडेतर स्वर व्यंजन है। और उसके अलावा जो व्यंजन हम पढ़ने वाले हैं, स्वर व्यंजन जो पढ़ने वाले हैं, उसमें अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, सघोष व्यंजन कौन से हैं, इस प्रकार के जो हैं वो हम करने वाले हैं। उसके अलावा एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर ना आगे ये देखिए कि हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, एक सेकेंड, हाँ, हिंदी के रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था, उसके संदर्भ में ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, ये जो दिव है ना, ये हम एक क्लास के अंदर करने वाले हैं। क्योंकि इसकी क्लास बहुत छोटी होने वाली है। 15-20 मिनट में हम ये पूरे टॉपिक कवर कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, पूरे टॉपिक जो है हम कवर कर लेंगे। तो ये जो 20-25 मिनट की क्लास होगी ना, ये मैं आपकी थोड़ा सा अलग से ले लूंगी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक जितने इम्पोर्टेंट ये है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ, इसमें से ही आते हैं। पीवाईक्यूज मैंने बहुत अच्छी तरह से देखे। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से आता ही नहीं है। पिछले हमारे कुछ पीवाईक्यूज में देखा जाए तो विशेषण और समास ही पूछे, माफ कीजिए, संज्ञा और समास ही पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ेंगे। इस टॉपिक को मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी। इस टॉपिक का हम हिंदी शब्द रचना करके एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो भी क्वेश्चन इसके अंदर से आए वो छूटे ना। और इसको मैं प्रॉपरली आपको कंटेंट वाइज ही समझाऊंगी। ऐसा नहीं कि ऐसे ही नॉर्मल जाने देंगे। ठीक है, तो पहले हम यूनिट की कुछ, मैं ऐसा नहीं कहूंगी इम्पोर्टेंट नहीं, मैं कह रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अलग से हैं वो पहले हम रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम ये कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। हाँ, तो आज की है हमारी हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। हिंदी की स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि व्यवस्था, यानी कि हमारी जो हिंदी है उसके अंदर ध्वनि व्यवस्था जो है वो क्या है। तो देखिए, ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। और स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से निकला बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, उत्पादन, संवहन और ग्रहण। देखिए, उत्पादन का मतलब कि पैदा कहाँ से हो रही है, ध्वनि कहाँ से निकल रही है, मुख से निकल रही है। संवहन, किस साधन से जो है वो मान लीजिए वो ध्वनि जो है वो कर रही है, एक टाइप से गतिशील है। और ग्रहण, यानी कि ग्रहण किसके द्वारा की जा रही है। तो उत्पादन किसके द्वारा होता है, वाग इंद्रियों के द्वारा। वाग इंद्री कौन सी है, वाक। वाग इंद्री का जो है वो संधि कर लीजिए। एक चीज आपको छोटी सी बताती हूँ मैं, अगर आपको हिंदी में कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उसके संधि विच्छेद कर दीजिए। उसका संधि विच्छेद करते ही आपको उसी टाइम समझ आए। वाक मतलब हमारा वाक तंतु, और इंद्री मतलब जो बोलने वाली इंद्री होती है वो। ठीक है, तो जो वाक तंतु से उत्पन्न होगी उत्पादन। ठीक है, और संवहन के लिए क्या काम करती है, वायु तरंगे काम करती हैं। और ग्रहण की क्रिया जो किसके द्वारा होती है, कर्ण के द्वारा हमें प्राप्त होती है, कानों के द्वारा प्राप्त।
ठीक है। ध्वनि के 4 गुण माने गए, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ठीक है। मात्रा कौन कौन सी कहाँ पे लगेगी, स्वर कैसा होगा, और उसका फिर फर्क आघात कैसे पड़ेगा, और उसकी वृत्ति कैसी। ठीक है। आगे देखिए मानस्वर, वोवल्स, ए आई ओ यू सुना हुआ है, तो ए आई ओ ई यू, ये जो है ना, ये क्या है, ये हमारे मानस्वर है, जिनको हिंदी में मानस्वर और इंग्लिश में वोवल्स कहा जाता है। ठीक है। इसका प्रोफेसर डेनियल ने सन 1953 में इनकी कल्पना की थी कि ये कुछ मानस्वर हैं जिनके बिना हम इंग्लिश या हिंदी को नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। ये संख्या में क्या है, 8 है, हिंदी में आप सबको पता ही है आ, आ, उ। और मानस्वर को प्रधान स्वर या मेय स्वर भी कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप उसको रखिए। मानस्वर को क्या कहा जाता है, प्रधान स्वर या मेय स्वर भी कहा जाता है। गौण मानस्वरों की संख्या 7 है, और स्वनिम को ध्वनि ग्राम भी कहा जाता है। वापस स्वनिम पे आए तो स्वनिम को ध्वनि ग्राम भी कहा जाता है। स्वनिम के 2 भेद हैं, खंडे और खंडेतर। खंडे यानी सेगमेंटल और खंडेतर यानी सुप्रा सेगमेंटल। ठीक है। आगे देखिए कि ऐसी ध्वनियां, अब खंडे खंडेतर है क्या, देखिए ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं उन्हें हम खंडे स्वनिम कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, और जिसका स्वतंत्र उच्चारण, ये शायद कोई मिस टाइप है, तो जिसका हम स्वतंत्र उच्चारण कर सके उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम खंडेतर ध्वनियां, खंडेतर स्वनिम। ठीक है। कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियम जो है वो किस प्रकार है, ये ध्वनि नियम करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा खंड का और इसका उदाहरण वो जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट मेरे को दीजिए आप। दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दृष्टि से कुछ भी किया जा सकता है। मैं बेस्ट बुक मानती हूँ इसको, जितनी भी नेट के लिए बुक्स मैंने अभी तक करी हैं, दृष्टि सबसे बेस्ट बुक है। गोविंद पांडे की भी बहुत अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की तो बात ही क्या करें, लेकिन जो दृष्टि के अंदर चीजें दी हुई हैं उनकी बहुत जगह जगह से कंटेंट उठाया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह से उठा लिया, बहुत अच्छी बुक। यू शुड बाय इट। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं और सेल्फ भी थोड़ा बहुत करना चाहते हैं इन वीडियोस के अलावा, तो आप यू शुड बाय इट। ठीक है। 800-900 रुपए की आएगी, जो है आप खरीद सकते हैं। और उसके अलावा अगर ऐसा लगे आपको कि नहीं हम नहीं खरीद सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये क्लासेस देख के भी आपका पूरी तरह से हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2 काम आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट, आपको हर चीज के नोट्स बना के चलेंगे। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी ये छोड़ दो, नहीं, हर चीज के नोट्स बना के चलिए। ठीक है। और सेकंड, रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं टाइम टू टाइम और आप इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना के चल रहे हैं, आप नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट से आते हैं और हिंदी कविता से आते हैं। यूनिट 5 से डरे हुए हो, मैं गारंटी देती हूँ आपको, यूनिट 5 आपको वर्ड टू वर्ड करवाऊंगी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा जो आपको लगे कि मतलब क्वेश्चन आया कहाँ से, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी देती हूँ आपको। ठीक है। आप रिस्पॉन्स अच्छा देती रहिए, मैं कंटेंट अच्छा देती रहूंगी। हाँ, हम सॉरी, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेंट चली जाती हूँ बातों बातों में, तो हम वापस आते हैं जिस पे थे। हाँ, किस पे थे हम, कि ऐसी ध्वनियां जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं वो क्या है, वो है खंड। अब स्वतंत्र रूप से उच्चारण जो है किसका किया जा सकता है, जैसे कि ठीक है। और इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर जैसे कि माफ कीजिएगा, थोड़ी सी गलती होगी। हाँ, खंड ध्वनि किसे कहते हैं, स्वर, जैसे कि ए, आ, ई। ठीक है। इसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, ए, आ, ई, किसी भी वर्ड की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वही बात करें हम अगर खंडेतर की, खंडेतर जो है इनका जो स्वतंत्र उच्चारण है वो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये मैंने गलत बता दिया, तो खंडेतर है जिनको खंड करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, संधि विच्छेद करना पड़ता है। कैसे, ये कै जो है ना, ये हम ए के साथ बोल रहे हैं, कै प्लस ए। ठीक है। जब हम ये बोल रहे हैं तब कै बन रहा है। ठीक है। ये अकेला नहीं बोला जा सकता, इसका कोई उच्चारण नहीं है कै का, ये ए के साथ जुड़ेगा तभी ये कै बनेगा, इसका वरना कोई उच्चारण नहीं। ठीक है, समझ गए आप। आधा कै थोड़ी बोल देंगे, समझे। तो इस प्रकार से दोबारा से बता देती हूँ कि ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं उन्हें खंडे ध्वनि कहते हैं, और ऐसे ध्वनियां जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते उन्हें खंडेतर कहते हैं। और हाँ, खंडे ध्वनि जो है, खंडे स्वनिम जो है, उसके क्या है,
दो भेद हैं स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे क्या है, ए आ उ ई, ठीक है। और बात की जाए हमारी व्यंजन की तो वो कौन से है, क ख ग घ अंग, ठीक है। आगे हम आते हैं कुछ ध्वनि नियमों पे। ये ध्वनि नियम आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये समझ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको याद करके नोट्स बना लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, और मैं ये नहीं कहूंगी कि आया नहीं, आया हुआ है, ग्रिम नियम आया हुआ है, ठीक है, बर्नर नियम आया हुआ है। और आप जब पीवाईक्यू करेंगे ना तो मैं उसमें भी दिखा दूंगी आपको क्या आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। और पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, चाहे वो घुमा के करे एंटी है, लेकिन पीवाईक्यू बिना पीवाईक्यू रिपीट के एंटी क्वेश्चन ही नहीं बना पाएगा। आप समझ रहे हो, किस हिसाब से बनाएगा वो क्वेश्चन, हर टॉपिक रिपीट करता है वो। बस आप उस टॉपिक को ध्यान में रखिए कि कौन सा टॉपिक वो फ्लुएंटली रिपीट कर रहा है। अब गोदान है, कर ही रहा है, करेगा 100% करेगा। रिपीट क्या कर रहा है, गोदान तो वो लेगा ही लेगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पक्का देगा वो उसमें से। तो गोदान को क्या हम छोड़ दें, एक क्या है, एक ही क्वेश्चन वाला छोड़ देते हैं, नहीं, एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, ये बात हमेशा जानते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रिम नियम याकूब ग्रिम के द्वारा, ग्रासमैन नियम हेरमन ग्रास के द्वारा, बर्नर नियम कार्ल अडोल्फ बर्नर, कार्ल अडोल्फ बर्नर, ठीक है। तालव्य नियम विल्हेम थॉमसन वकारिच, ठीक है, विल्हेम, वैसे इसको विहेम बोला जाएगा बट कोई ना, आप विल्हेम बोलते हैं सुविधा के हिसाब से, विल्हेम, विलहेलम नहीं है, विल्हेम थॉमस कोलिच, ठीक है। और आगे आते हैं मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम दिया गया प्रोफेसर पोर्ट और प्रोफेसर, आई डोंट नो ये कैसे ये लोक हो जाता है, ठीक है, फोर्तुनावे, ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, फोर्तुनास्त्री ये नाम है, फोर्तुनास्त्री, ठीक है। याद कैसे करना है, ग्रिम से करो याकूब ग्रिम, ग्रासमैन से हेरमन ग्रासमैन, बर्नर से कोलडोफ बर्नर, तालवे से विलियम थॉमसन मैकालिच। कैसे, देखिए यहाँ पे ल और ल, तालवे कोलिच, विलियम थॉमसन कोलिच, और मूर्धन्य से प्रोफेसर पोर्ट और प्रोफेसर फोर्तुनास्त्री। एक आधे तो आप वैसे भी एडजस्ट करके याद कर सकते हो, जरूरी थोड़ी हर चीज की ट्रिक बनेगी। आगे देखिए कुछ चीजें, देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे कि छोटा ए, क, ख और च, ये इनका को अब आधे और कै को हम क्या निकालेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ये है जिनका वर्ण जो है ऐसे होते हैं जिनका कोई भी खंड द्वारा नहीं किया जा सकता। अब आगे देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है और इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में स्वरों सहित 52 वर्ण माने, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट है, हाँ, स्वर और वर्ण, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, उत्पत्ति के आधार बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से, स्वर वर्ण, ये मत सोचना कि दो दो कैसे देश से, ये एक ही वर्ड है स्वर वर्ण। कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हो, ठीक है, कैसे ए। अब आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं, कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर और संधि स्वर हैं, ठीक है। जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, सवर्ण स्वर, सवर्ण स्वर जो है सजातीय, और सवर्ण स्वर विजातीय स्वर। और जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के तीन भेद हैं, कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और उच्चारण की मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर, ठीक है। इनको हम अच्छे तरीके से करेंगे कि किसको क्या क्यों कहा जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मूल स्वर और संधि स्वर को। मूल स्वर क्या है, मूल स्वर सबसे पहले कि मूल स्वर है कौन कौन से, आ गई, हाँ, पेन दूसरा लूं क्या, समझ नहीं आएगा, पेन दूसरा ले, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को देना, पेन दूसरा ले लेते हैं, हाँ। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, पहले ये देखते हैं। मूल स्वर हैं हमारे सिर्फ 4, कौन कौन से, ए, ई, उ और री, ठीक है, ये मूल स्वर हैं। और इनको जो है हर्षव स्वर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हर्षव स्वर, ठीक है, हर्षव स्वर भी कहा जाता है। उसके अलावा संधि स्वर, संधि स्वर कौन से होते हैं, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, वैसे संधि स्वर को क्या कहा जाता है,
दीर्घ स्वर कहा जाता है। मेरे हिसाब से मेरे को ना थोड़ा अक्षरों के बीच में गैप रखना पड़ेगा ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो क्या करते हैं, दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, कैसे बता देती हूँ। जैसे देखिए आ, जैसे आ, बड़ी ई, ए, आई और औ। ठीक है, ये क्या है, संधि स्वर है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है इसका दीर्घ स्वर और एक है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जो लंबे बोले जाए, जैसे ई, अब बड़ी ई है, बड़ी ई है तो वो किससे मिलकर बनी है, दो छोटी ई से बनी है, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, और वहीं बात की जाए संयुक्त स्वर की, संयुक्त स्वर जो है वो ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन जो है वो करके बने। संयुक्त व्यंजन कैसे, जैसे ए प्लस ई, तो ये बन गया ए। ठीक है, ये संधि में आ जाता है, जब हम संधि करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। आगे देखिए, जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। जाति के आधार पर स्वरों के भेद है सवर्ण स्वर और असवर्ण स्वर। किस प्रकार से, जो सवर्ण स्वर होते हैं ना वो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं, एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न। स्थान में कोई जगह की बात नहीं कर रही, ये जो हमारी मूर्धा हो गई, जीवा हो गई, यहाँ से एक ही स्थान से। किस प्रकार से, जैसे ए, आ, ई, कंठ और समृद्ध से ही बोले जा रहे हैं। और अस्वर्ण ऐसे होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं जो अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, अलग अलग निकलते हैं। जैसे हमने ए बोला ऐसे, उ, उ बोल रहे हैं तो समृद्ध अलग हो रहा है। ठीक है, वृत्त अलग बन रहा है, मुंह का समृद्ध वृत्त वही होता है। ठीक है, औ, इस प्रकार से, सॉरी औ, औ बोला ना, औ, ए, उ, ऐसे करके। ठीक है, तो अस्वर्ण होते हैं, ये विजातीय स्वर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाम से समझ आए ना, सहजातीय। सहजातीय का मतलब अपनी जाति के, विजातीय मतलब दूसरी जाति के, यानी कि दूसरे उसके। अब आगे देखिए, जिह्वा के अनुसार स्वरों के तीन भेद है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से, जिसमें जब हम कोई भी अक्षर बोले हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा है वो अगला हिस्सा उठे, या अगला हिस्सा जो है वो गति में आए, तब अग्र स्वर होंगे। मध्य स्वर जब हमारी जीभ का बीच का हिस्सा जो है वो उठे तब। और पश्च स्वर जब हमारी जीभ का पिछला हिस्सा उठे। किस प्रकार से बता देती हूँ, देखिए। अग्र स्वर जैसे कि ई, बड़ी ई, ए और ए। अब बोल के देख लेना चाहिए, ई, बड़ी ई, ए बोलोगे तो सिर्फ अग्र भाग जो है ना जीभ का वही उठ रहा है। ठीक है, मध्य स्वर कौन से होंगे, मध्य स्वर सिर्फ एक होगा, ए। जब आप ए बोलोगे ना तो जीभ का बीच का हिस्सा उठेगा। फिर आता है पश्च स्वर है। पश्च स्वर के अंदर आता है आ, मुंह से कंठों से निकल रही है, ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ नहीं है, छोटा हुआ है। उसके अलावा ओ और औ, ये कंठों से आवाज निकल रही है, जीभ के बिल्कुल लास्ट से निकल रही है। ठीक है, आगे निकलते हैं। उच्चारण की मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर। ठीक है, लघु स्वर कौन से, जिनमें सिर्फ एक मात्रा लगे, जैसे कि ए, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, और गुरु स्वर जिसके अंदर दो मात्राएं लगे, किस प्रकार से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ, समझ गए आप, सॉरी। आगे हम जाते हैं अपनी, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कंटेंट में कमेंट में बताना, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही चीज दोबारा समझा दूंगी। और जब हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, यानी पढ़ने, सब्सक्राइबर नहीं कहूंगी, जब अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे हो जाएंगे, तब हम जब कभी लाइव आने लग जाएंगे तो हाँ, हो सकता है कि उसी टाइम आपकी चीज को सुन के उसी टाइम सोल्व कर दूं। अभी तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे तो ऑब्वियसली करना ही करना है। ठीक है, हाँ, एक चीज मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि मेरी राइटिंग में आपको सुधार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मेरी पिछली वीडियो किसने देखी तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, और मेरे क्वेश्चन का जवाब अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, प्रॉपर वे से देख रहा है, उसने अभी तक मेरे क्वेश्चंस के दो क्वेश्चंस मैं पूछ चुकी हूँ लास्ट के दो वीडियोस में, वो आपने अभी तक मेरे को जवाब नहीं दिया। ये टेबल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टेबल है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। इसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, रटने से नहीं याद होगा, आपको समझना पड़ेगा। और इसकी मैं अच्छी तरीके से जब परिभाषा करवाऊंगी तो आप समझ जाओगे, ऐसी बात नहीं। ठीक है, 12 खड़ी आती है आपको, कै कबूतर, ख खरगोश, गै गमला, घै घड़ा, अंग खाली, च छ ज झ इ,
ये आपको आता है, ये आपको आता है। आपको क्या करना है, इसको 5 वर्गों में बांट देना है। और इसको याद कैसे करना है, मैंने कहीं से वीडियो में देखा था, शायद उनका नाम ले दूं कि अब तक कॉपीराइट वगैरह आ जाए तो, लेकिन मैंने देखा था, कचोटता प्यार। इससे आप याद कर सकते हो इसको। कैसे, ध्यान से देखिए, कै से कै वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, पै से पै वर्ग और य से य वर्ग। ठीक है, और ऐसे यह रह ल वैसा, ये आप याद कर सकते हो। ये 5 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जैसे कै वर्ग से क ख ग अंग, च से च छ ज ज ज इ, और ट से ट ठ ड ढ ढ। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है। तो सबसे पहले हमारा जो य रह ल वैसा है वो अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन होते मैं आपको ना इनके साथ के साथ बताती चलती हूँ, उसके अलावा इसकी परिभाषा मैंने रखी हुई वो भी हम करेंगे। तो देखो, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें ना स्वर और व्यंजन का उच्चारण मध्यवर्ती होता है। किस प्रकार से बता देती हूँ। इनके अंदर ना सांस बहुत कम लिए जाते हैं, बहुत कम छोड़ी जाती है, ना तो लंबी सांस ली जाती है ना लंबी सांस छोड़ी जाती है, बहुत कम अवरोध होता है सांस का, बहुत ऐसे डायरेक्ट बोले जा सकते हैं। कैसे, य, र, ल और व। इसके अंदर ज्यादा मेहनत का प्रयोग नहीं करता, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जब हम इनको बोले तो हमारे मुंह से गर्म हवा जब निकलती है। ठीक है, वो कौन से हैं, श, 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 स, थ। आप लगा के देख सकते हो, मैंने खुद अभी करके देखा है। ठीक है, अर्ध स्वर कौन से होते हैं, वो भी बता देती हूँ आपको। सेकेंड, हाँ, ये हम साथ के साथ करते जाएंगे। उसके बाद देखो, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, ये अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर है। उसके अलावा मैं अभ्यंतर के बारे में बता देती हूँ। अभ्यंतर क्या है कि ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागित्र की क्रिया को अभ्यंतर परिवर्तन कहते हैं। कैसे, कि जब हम कोई भी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उससे पहले हम रेडी हो रहे हैं, हमको बोलना क्या। आपने एक चीज देखी, मैं समझाती हूँ कैसे। आपने एक चीज देखी कि हम दमशराज, आई थिंक सबने खेला होगा, जो भी दमशराज खेलता है तो वो ना ऐसे बोलने की कोशिश करता है, किसी चीज को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर आपने वो कहीं भी किसी भी शो में देखा हो कि वो कानों पे जो है ना वो लगा देते हैं, ईयरबोर्ड्स लगा देते हैं, और जैसे ईयरबोर्ड्स लगाते हैं तो सामने वाला होठों से समझाता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही चीज जो इसके अंदर आती है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए इसके अंदर हाँ, ये हम आगे इसकी परिभाषा करेंगे। तो इसके अंदर बाह्य परिवर्तन के आधार, अभ्यंतर परिवर्तन यानी अंदर के परिवर्तन के आधार पर जब हमारी क्रिया क्या होती है अक्षर को बोलने से पहले, और बाह्य परिवर्तन जब बाहरी जो हमारे होते हैं ना, जैसे कोई भी ध्वनि हमने बोल दी उसके बाद जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो प्रयत्न हमने किए हैं, बाहरी परिवर्तन जो हमने किए वो क्या होंगे। तो उसके हिसाब से 4 जो है प्रकार से बांटा गया है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अघोष यानी जिसमें घोष की ध्वनि कम हो, ठीक है, जोर ज्यादा ना लगाना पड़े, सघोष जिसमें जोर बहुत जोर लगता है बोलने पर, और बोलते हैं ना तो ऐसे सुनाई देता है। अब आपने बहुत सी कविताओं में घड़ घड़ गड़ गड़ ये सुना होगा ना, तो वो उस प्रकार के ध्वनि। अल्प प्राण जिसके अंदर सांसों का ज्यादा प्रयोग ना किया जाए। नॉर्मल प्राण का मतलब यहाँ पे सांस है, प्राण का मतलब वो नहीं है, जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। ठीक है, अल्प प्राण मतलब सांस ज्यादा ना लेनी पड़े, नॉर्मल हम बोल सकते हैं इसको। महाप्राण जिसमें सांस बहुत लेनी पड़ती है, बहुत अच्छे तरीके से जोर लगा के बोलना पड़ता है। ठीक है, अघोष प्राण है कौन कौन से, श, श, स। ठीक है, सघोष कौन से, य, र, ल, व, है, श, त्र, ग, श्र। जब आप इन अक्षरों को बोल के भी देखोगे ना तो भी आपको लगेगा कि भाई कितना जोर जो है मैंने लगा दिया। ठीक है, और सभी स्वर जितने भी है ना वो सघोष है, ये बात ध्यान रखना। जितने भी स्वर है उनको घोष या सघोष कह सकते हैं। ठीक है, और उपयुक्त के साथ निम्न वर्ण भी है। निम्न वर्ण कौन से, देखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्प प्राण है, और सभी स्वर जितने भी हैं वो अल्प प्राण है। ठीक है, और महाप्राण कौन से, महाप्राण है हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से, श, स और है, यानी कि श, स, और महाप्राण भी है और अघोष भी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए अभ्यंतर परिवर्तन, ध्वनि उत्पन्न होने से पहले वागिंद्र की क्रिया को अभ्यंतर कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी कि अंदर का जो प्रयत्न हम करने जा रहे हैं किसी भी ध्वनि को निकालने से पहले, किसी स्वर को बोलने से पहले, वो क्या कहलाएगा, अभ्यंतर परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अभ्यंतर परिवर्तन के अनुसार व्यंजनों के 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। ठीक है, उष्ण इसमें संघर्षी आएगा। ठीक है, संघर्षी व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन है जिनके उच्चारण में जीभ है। इन व्यंजनों को उच्चारण के स्थान के आधार पर 5-5 की संख्या में बांटा गया है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन ये वे व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। यह और वह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अर्धस्वर भी कहा जाता है, बहुत मिस टाइप की हुई है।
उसके बाद उष्म और संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो ये वे व्यंजन है जिसमें विशेष रूप से श्वास के घर्षण से उत्पन्न होती है, श्वास का घर्षण बहुत ज्यादा होता है, वो क्या होते हैं? उष्म और संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के ये भेद कौन कौन से भेद है? अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित जिनको प्रकंपित कहते हैं, और अनुनासिक। और लुंठित तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, हाँ, आगे हम करते हैं बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन के आधार पर कौन कौन से भेद है हमारे? तो ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को बाह्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अंत की क्रिया को। तो अंत की क्रिया जब हम ध्वनि बोल चुके हैं, जो वो किस प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं, उसको बाह्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बाह्य परिवर्तन के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं? घोष, सघोष वर्ण। वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज अधिक भारी हो जाती है। अधिक भारी कैसे हो जाती है? जिन अक्षरों को बोलने से पहले भारीपन का एहसास हो। अघोष वर्ण अभी हम देख के आए, घोष वर्ण कौन से हैं? उच्चारण में कम कंपन के कारण आवाज अधिक भारी नहीं होती है। ठीक है, और महाप्राण वर्ण है कि उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा, श्वास और वायु का खर्च होता है। और अल्प प्राण वर्ण वो है कि कम ऊर्जा, श्वास और वायु जो है वो खर्च होती है। अब आगे देखिए कि उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया। ये टेबल भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पिछली टेबल थी। उच्चारण के स्थान पर सबसे देखिए कंठ से उच्चारित ध्वनियां, जिनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कंठ। कंठ कौन कौन सी? एक तो है अ है, एक आ है और एक अह विसर्ग है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से है? क है। ये क कौन सा है? ये क नहीं है, ये है क। ये है क जो हिंदी का है, ये है क जो क्या है? जो है उर्दू का। ये है ख, ये ह। सॉरी गाइस, सो सॉरी। हाँ, तो ये है क हिंदी का, ये है क उर्दू का। ये है क, ये है क, ये है ख, ये है ख, ये है ग, ये है व, ये है घ, ये है अंग, तो ये है ह। ये क्या है? कंठ से उच्चारित, कंठ से ध्वनि होती है जो उत्पन्न। ठीक है, उसके बाद तालव्य। तालव्य में एक तो ई है, एक बड़ी है, एक ई, एक ई, और उसके अलावा च, छ, ज, ज, झ, इ, य और श। जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है ना वो तालू से टच होती है। ये हमारा तालू होता है, यहाँ पे तालू से टच होती है, तो ये समझ लीजिए तालव्य ध्वनियां। आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलान वगैरह का है ना, आप कुछ नहीं है, सिर्फ 1 मिनट लगना है क्वेश्चन में, 1 मिनट भी नहीं लगनी, 20 ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड लगनी होती है, और कंप्यूटर पे बहुत इजीली हो जाती है ये चीजें। तो ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो और आपको ये टेबल याद ना हो, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि इस टेबल को जो है ना समझ के याद कर लो। तो जब आपको पता है ना कि कौन सा, जब हम वर्ड बोल रहे हैं वो हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है, तालू से टच हो रही है, का तालव्य है, ऑप्शन में तालव्य है, बेझिझक लगा दीजिए। ये समझने का तरीका होता है इस टेबल को। इस टेबल को रट के आप कभी याद नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज की। उसके बाद देखिए मूर्धन, जो मूर्धा से टच हो, सबसे पहले री, हमारा पेंडुलम घूमता है ना, उसको मूर्धा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ट, थ, ड, ड़, ध, ढ, ण और श। ये अड़ और इस अड़ में बहुत फर्क है, ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से। यहाँ पे नुक्ता यहाँ लग रहा है और यहाँ पे नुक्ता यहाँ लग रहा है, ये है अड़ और ये है अंग। ठीक है, अड़ जो है ना ये अपभ्रंश का शब्द है, अपभ्रंश से यूं का यूं उठाया गया है। ये अड़ किसका है? सड़क वाला अड़ है। और ये अंग किसका है? गंगा वाला, जिसको कभी मैं गड़ंगा बोला करती थी, समझे आप? ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आगे देखिए, मूर्धन्य हो गया हमारा। उसके बाद दंत है, जब हम अक्षर बोलते हैं दांत से टच हो रहे, देखिए त, थ, द, ध, न। जब भी हम कोई अक्षर बोलते हैं दांतों के बीच में जीभ आ रही है, मतलब वो दंत है। ओष्ठ है, जिसमें होठ जो है ना उनसे टच हो रहा है। देखिए ऊ, 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 ऊ बोल रहे हैं, टच नहीं हो रहा, लेकिन होठों का जो है प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो वो ओष्ठ हो गया। उसके अलावा प, फ, फ, यहाँ पे एक नुक्ता आएगा, फ, फ, ब, भ और म। ठीक है, उसके अलावा देखिए नासिका से उच्चारित ध्वनियां जिनको अनुनासिक कहा जाता है, इसके एक तो अनुस्वार है, ऊपर अंग की मात्रा लगती है वो, एक है अंग। अंग को आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते। ठीक है, इ, ण, न और म, लास्ट के जो, इनको पता है क्या कहा जाता है? एक बात और बता देती हूं, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। पता भी होगा आपको शायद, फिर भी नहीं पता तो देख लेना, पंचमाक्षर कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये जो है लास्ट के जो पंचमाक्षर है इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, पंचमाक्षर अनुनासिक। वत्स से उच्चारित ध्वनियां, वत्स से, ठीक है, स, रे, ल और न, हमारी जो दाढ़े है ना दोनों, वहां जब अक्षर को बोलते समय दोनों साइड से जीभ टच हो
वो वत्स होते हैं। से, रे, ले, न, हमारी दोनों साइड से दाढ़ों के ऊपर से जीभ टच हो रही है, मतलब वो वत्स है। उसके बाद देखिए कंठ और तालु से उच्चारित ध्वनि है, जो कंठ और तालु है दोनों का प्रयोग हो, जिसमें ए और ए होगा। ए और ए बोलेंगे ना तो तालु से भी टच होगी जीभ और हमारा कंठ जो है वो भी ध्वनि निकालेगा। उसके बाद देखिए कंठ और ओष्ठ से उच्चारित कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ यानी कि जो कंठों में प्रयोग हो रहा है उसमें, तो उसके अंदर हो रहा है एक तो ओ, एक ओ और एक औ। ठीक है। जिस दिन आप शुद्ध उच्चारण सीख जाएंगे ना हिंदी का, उस दिन एक तो आपको हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगेगी, और दूसरा जिस दिन आप शुद्ध उच्चारण के साथ साथ एक चीज और सीख गए, वो सीख गए कि हमको रिस्पेक्ट कितनी करनी है अपने सब्जेक्ट की, उस दिन आपको हिंदी कभी तो परेशान नहीं करेगी। आपको पेपर परेशान कर सकता है, विषय कभी परेशान नहीं करता। जिस प्रकार से कहते हैं ना, एक मैंने कल ही परसों ही पढ़ा, मेरे दिल को छू गया। मेरे को पता है मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे को लगा शेयर करनी चाहिए। लाइन क्या थी कि जब बाहर का कोई व्यक्ति मरता है तो हमको दुख नहीं होता, लेकिन जब हमारा कोई संबंधी मरता है तो हमें दुख होता है। तो यानी हमें दुख कौन दे रहा है? मृत्यु नहीं दे रही, संबंध दे रहा है। उसी प्रकार से समझे आप। चलिए तो आगे देखिए, स्वरयंत्रमुखी या काकल्य। काकल्य जो कंठों से ध्वनि निकले, बिल्कुल काकल्य यहाँ से निकले। ये जो हमारा पेंडुलम बता रही थी मैं, ये जो हिले बिल्कुल था, बोलोगे ना हिलेगा, ये काकल्य। उसके बाद देखिए दंतोष्ठ। दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ का प्रयोग सिर्फ अकेला है व, ये वह नहीं है, वह नहीं है, वह है। ये दूसरा बता देती हूँ उर्दू का। ठीक है, ठीक है ये हाँ ओके। उसके बाद संयुक्त व्यंजन देखिए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श। ये दो अक्षरों के मिल बने। ये किन से बना है? दो या दो से अधिक से मिला है, अक्षय और श। ठीक है, अक्षय त्र प्लस इसको अगर पूरा ना करें तो त और रै से भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ज्ञ प्लस ग प्लस ये। ठीक है, और श की बात करें तो ये मिला है श प्लस और र। ठीक है, हाँ तो इसकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, क्ष, श। तो अच्छा ये नीचे था क्या, मैंने गौर नहीं करा, सॉरी। और ज और ई, य। ओके, ये चीज मैंने एक्चुअल में नोटिस नहीं की थी कि हमारा जो ज्ञ है किससे बना है? ज और य से बना है। इसका मतलब जो विद्वान कहते हैं वो सही कहते हैं, ज्ञ नहीं है, जय है, जय, जय, ज्ञान। इट्स नॉट ज्ञान जो हमारे जचा हुआ ज्ञान है। और उसके अलावा श और र, श। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ, जिनके नीचे बिंदु लगाकर दो नए व्यंजन बनाए जा सकते हैं। ड को ड़ बनाया जाता है और ढ को ढ बनाया जा सकता है। द्विगुण व्यंजन कहते हैं ड और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी जिसमें हमारी जीभ ना हिल जाए पूरी तरीके से, उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यानी जीभ हिल भी जाए और एक टाइप से हमको ऐसा लगे कि भाई समझ जाइए आप, मैंने बताया ना जीभ हिल जाती है, उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त हो जाती है हमारी जीभ उसमें। अब देखिए ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ। और हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। किस प्रकार से? स्रोत, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, स्रोत। निर्माण, बनावट की दृष्टि से कि निर्माण कहाँ से हुआ है। ठीक है, कहाँ से का तो छोड़िए, निर्माण कैसे हुआ है, बनावट कैसे है उसकी। और प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से कि हम प्रयोग कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, और चौथा है हमारा परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से, या रूप या प्रयोग का आधार, यानी कि हम उस अक्षर को परिवर्तित कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। सबसे पहले हम करते हैं हमारा पहला स्रोत, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार। कौन से हैं? हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। देशज विदेशज हम अच्छी तरह से जानते हैं। तत्सम कौन से? तत्सम शब्द ऐसे हैं जो जिसमें संस्कृत के शब्द लिए बिल्कुल, और संस्कृत से उसी रूप में ले लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में। किस प्रकार से? माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार, अंधकार, उदार, सत्य और हानि, ये तत्सम शब्द है और यूं के यूं लिए गए। आप संस्कृत में भी इनको बिल्कुल ऐसे ही रूप में पढ़ोगे, इनका कोई भी तद्भव रूप आपको नहीं दिख रहा यहाँ पे। ठीक है, तो तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से निर्मित है, उससे निर्मित, उससे में यहाँ पे संस्कृत है और निर्मित मतलब निर्माण हुआ है। ये संस्कृत के शब्द तो नहीं है संस्कृत से ही उत्पन्न, संस्कृत से ही हुआ है, लेकिन संस्कृत के समान नहीं है, उन्हें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। कैसे? अंधकार से अंधेरा कर दिया गया अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, अग्नि से आग कर दिया गया, अष्ट से आठ कर दिया गया, इस प्रकार से। ठीक है, अगली तो अगले हैं हमारे रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द किसके हिसाब से? हाँ, एक चीज और बता देती हूँ आपको मैं पहले कि क्या थे कि तत्सम और तद्भव शब्द के अलावा देशज कौन से? देशज जो हमारी देश
का ही जो देश में ही उत्पन्न हुए हैं शब्द। कौन कौन से हैं वो, मैं मतलब एक आधे शब्द से आपको समझाती हूँ। देशज शब्द जिनका जो है भारत के अंदर ही जो है वो हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, प्रमुख देशज शब्द जैसे कि उड़द, ओसारा, कटोरा, काका, ये चीजें। ठीक है, और उसके अलावा आते हैं हम विदेशज शब्द। विदेश जिनको विदेशी यहाँ पर जब हमारे आए तो छोड़ गए थे और उनको हमने वैसे का वैसे अपना लिया है। वो कौन से विदेशज शब्द है, जैसे तुर्की शब्द हो गया उर्दू, काबू, कैंची, कुली। अरबी शब्द हो गए अजब, अजीब, अदालत। ठीक है, और फारसी होते ना तो ये अजब की जगह अजब बन जाता, अजब। ठीक है, फारसी शब्द जैसे आबरू, आतिशबाजी, बाजी, आराम, आमदनी, आवारा। अंग्रेजी शब्द कौन से, अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट को कौन न्यायालय कहता है, कोई नहीं कहता, सब कोर्ट ही कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अन्य भाषाओं के शब्द जैसे चीनी शब्द, चाय और लीची। जिस चाय को हम हमारे इंडिया के अंदर इतनी फेमस, जितनी खुद चाइना में नहीं होगी और हमको ये नहीं पता कि चाय जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, इसका है चीनी शब्द है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। निर्माण या बनावट के हिसाब से, निर्माण, गठन या बनावट के हिसाब से। निर्माण या बनावट के हिसाब से, तो निर्माण या बनावट के हिसाब से कितने हैं, 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूप। रूढ़ शब्द कौन से हैं, जो ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिसकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो, जैसे हाथ, पेट, किताब। किस प्रकार से, किताब ली हमने, की प्लस ता प्लस व निकाला, क्या इसका अलग अर्थ निकल रहा है कोई, नहीं। तो क्या है, रूढ़ शब्द है जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई और अर्थ नहीं निकाला जाता। यौगिक शब्द कौन से हैं, जो 2 शब्दों के मेल से बने, देखो ध्यान से, पुस्तकालय, हथगोला, जलज, जल और प्लस जय का मतलब, जल का मतलब पानी, जय का मतलब जन्मा हुआ। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो संरचना की दृष्टि से यौगिक है किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप से रूढ़ हो चुका है। ठीक है, कैसे, पंकज शब्द है, इसमें दिया भी होगा, हाँ ये देखो, पंकज शब्द है, इसको कीचड़ में जन्म लेने वाला है, किंतु इसका प्रचलित शब्द है कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। हालांकि पंकज को कहीं नहीं कहा गया कमल का फूल है, नहीं, वो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में तो कीड़ा भी जन्म ले लेता है भाई, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कमल ही होगा, नहीं। तो कमल एक ऐसे नाम रख दिया गया। उसके अलावा जैसे नीलकंठ है, अब नीलकंठ का नाम लेते ही आपके दिमाग में, मेरे को पता है क्या है आपका, आप क्या है, भोले बाबा की मूर्ति दिमाग में आई। ये नीलकंठ का एक्चुअल में अर्थ क्या है, नीलाकंठ जिसका, और जिस भोले बाबा का नीलाकंठ नहीं है, नीलाकंठ है मोर का। ऐसे नीलकंठ का अर्थ जो है नीला है कंठ, जिसका कोई भी पक्षी हो सकता है, जरूरी थोड़ी मोर ही हो। ठीक है, जरूरी थोड़ी भोले बाबा ही। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमने उसको डिसाइड कर दिया किया, तो भोले बाबा, नीला, नीला है कंठ जिसका साथ भोलेनाथ, या फिर नीला है कंठ जिसका साथ मोर। हमने क्या कर दिया है कि जो है वो इसको वो कर दिया है, रूट बना दिया है। उसके अलावा देखिए नंबर 3 पे कि प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार के 3 वर्ग कौन कौन से, सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से, जो हम नॉर्मल अपनी रूटीन में जो है वो प्रयोग में लाते हैं, सामान्य व्यवहार की भाषा में, जैसे कि चलना फिरना, जाना आना, सॉरी। उसके बाद देखिए पारिभाषिक शब्द जिनको एक पूर्णतः परिभाषित जो है हमें करना पड़ता है, और इन शब्दों का बिल्कुल निश्चित जो है वो अर्थ होता है, इसको कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अर्ध पारिभाषिक वो होते हैं जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं और उनका अलग भी निकल सकता है अर्थ, जैसे तेज, धातु, और उसके अलावा रस, मांग। अब मांग 2 बात क्यों, एक तो ये वाली मांग और एक दूसरी मांग होती है कि किसी चीज की डिमांड करना, मांग करना, वो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने चौथे पे, रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के भंडार कितने हैं, तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन के कारण रूप बदलता है, जैसे संज्ञा, संज्ञा के आधार पर लड़का है, लड़के, लड़कियां, विकारी शब्द, और सर्वनाम वह, वे, वही इत्यादि। ठीक है, और अविकारी शब्द जिनका किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, धीरे। अब क्रिया विशेषण में ले लिए, चाहे संज्ञा में लीजिए, किसी प्रकार से लीजिए, धीरे का प्रयोग धीरे ही रहेगा, धीरे को हम चेंज नहीं कर सकते। अब लड़का है, संज्ञा है, ठीक है, कारी शब्द है, लेकिन अगर वहीं पे हम इसको बहुवचन या लिंग में प्रयोग करें, लड़के हो जाएगा। अब सर्वनाम में वह है, वह का वे हो जाएगा, वही हो जाएगा। विशेषण का काला है, काले हो जाएगा, काली हो जाएगा, लिंग के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्रिया है, जाता है, जाते हैं, जाती है, इस प्रकार से। लेकिन क्रिया का धीरे है, धीरे जाती है, धीरे जाता है, सेम रहेगा। आज गया था, आज गई थी, आज जाएंगे, सेम रह रहा है। तो ऐसे अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनका किसी भी स्थिति में परिवर्तन ना हो, समझे आप।
और होते कौन कौन से अविकारी शब्द? अविकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली। अविकारी शब्द कौन कौन से? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। और विकारी शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसको याद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय, इस प्रकार से याद हो सकते हैं। ठीक है, अरे वाह, आज बहुत जल्दी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कल हम जो है इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय की एक अलग से वीडियो तो देखो मैं बनाऊंगी। उसके अलावा हम करने वाले हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। विविध रूप कौन कौन से हो जाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हाँ, विविध रूप के अंदर हम इसकी जो है जैसे इसकी मानक हिंदी संरचना हो गई। एक बार मैं वो स्लाइड निकाल दूं जिस स्लाइड से हम करने वाले हैं। गिव मी सेकंड। यस, तो इसके अंदर देखिए हिंदी भाषा के विविध रूप, प्रयोग के विविध रूप, जिसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे बोली। बोली, बोलियां कौन कौन सी? बोली होती क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी? मानक भाषा होती कैसे वैसे आप बताओगे मेरे को। और जो बच्चे बीए करके आए हैं उनको तो मानक भाषा डेफिनेटली पता होगी। ठीक है, राजभाषा करेंगे, राष्ट्रभाषा करेंगे, संपर्क भाषा के बारे में करेंगे, संचार माध्यम और हिंदी। ये संचार माध्यम जो है उनमें हिंदी का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर, हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट। सारे टॉपिक्स को भूल जाओ, इस टॉपिक को तो ऐसे समझ लो कि आपको रट के रखना है। आपको मैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, एक तो है ये हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएं, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, जो भी। सेकंड है ये हिंदी की संवैधानिक स्थिति सॉरी। ठीक है, और उसके अलावा एक टॉपिक और है इसके अंदर, वो है हमारा ये हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। ये तीन टॉपिक यूनिट 1 के अंदर आप टिप्स पे कर लीजिए, आप कहीं नहीं अटकोगे। बाकी सारे आप चाह रहे हो ना भी बहुत लंबी क्लासेस है कैसे करें, छोड़ सकते हो आप, लेकिन ये जो तीन टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना, निशान लगाए जो मैंने, स्टार बना देती हूँ, ये टॉपिक्स तो आप ऐसे ऐसे टिप्स पे कर लीजिए, कहीं नहीं अटकोगे आप यूनिट 1 के अंदर, मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी मेरे को एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा मैं इसके अंदर डाल दूंगा, टेंशन मत करिए। ठीक है, वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे। टॉपिक तो एक्चुअली हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, तो हम आते हैं क्या डिस्कस कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कल की हमारी क्लास किस पे होगी, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप पे होगी। इसके अलावा आज की ये जो क्लास है इसी के साथ जो है मैं वो पीवाईक्यू भी डालने वाली हूँ, तो साथ के साथ पीवाईक्यू भी आप करते रहिए। 2 शेड्यूल देख लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप सबसे पहले आते ही जो क्या कर रहे हैं, जो पिछले नोट्स है वो रिवाइज कर रहे हैं। सेकंड शेड्यूल आप बना लीजिए कि मेरी यूनिट 1 की वीडियो देख रहे हैं। फिर थर्ड शेड्यूल बना लीजिए कि जो आपने आज यूनिट के बनाए थे ना, क्या बोलते हैं, नोट्स बनाए थे या आपने अभी बनाए हैं, उन नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए या पढ़ लीजिए। और उसके बाद तीसरा शेड्यूल बनाइए आप पीवाईक्यू का, और फिर चौथा शेड्यूल बनाइए उन पीवाईक्यू के नोट्स का। और लास्ट में जाते जाते 1 या 1.5 घंटा अपना अलग से रखिए, जब भी आप कर रहे हैं ना तो उसका 1-1.5 घंटा लास्ट में रखिए, और उसे 1-1.5 घंटे के अंदर जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं सबका रिविजन कर दीजिए। और हाँ, माफ कीजिएगा कि अगर आप चाहें तो इन सारी चीजों को 1-1 घंटे में डिसाइड करके और आप 1 घंटा अलग से, 1 घंटा भी नहीं मैं 2 घंटे कहूंगी, 2 घंटे आप अलग से पेपर 1 को दीजिए। पेपर 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपका पेपर 1 ढंग से नहीं गया है तो आप चाहे पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन भी ठीक कर लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। और मुझे पता है 100 क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते, हाँ जिसके होते हैं बहुत ऑब्वियसली होंगे, मेरे भी कभी नहीं हुए थे। ठीक है, तो मेरा खुद का किश्तों पे, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा किश्तों पे JRF हुआ था, तो मैं ये चीजें नहीं बोलूंगी कि नहीं 100 के 100 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए इतने नहीं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिए और आज की क्लास को करते हैं यहीं पे क्लोज। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वैसे तो मैंने इसके अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी लिंक। उसके अलावा अगर किसी को करना तो कमेंट में पूछ लेना, मैं अलग से भेज दूंगी, पर्सनल भेज दूंगी। लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी चीज, कोई भी सजेशन, कोई भी पर्सनल आप मेरे को कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हेमा JRF मंत्रा 001 के नाम से आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और इफ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट द क्लास, माय मिस्टेक्स, सजेशंस, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए सजेशंस, कुछ भी जो भी आपको लगे कि हाँ ये क्लास के लिए और आपके लिए जो है वो रिलेटेड हो सकता है, आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना टाइम देने के लिए और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीबॉडी। क्या हो गया?